तो और क्या
लो क्या अभी भी लैग है क्या? अभी क्लियर है? ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होती है उसी में हीट दे दिया जाता है, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी दे दिया जाता है, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी। तो हीट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन थर्मोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन मतलब उसमें हीट ऑफ रिएक्शन भी दी है। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच मान लो प्लस एक्स है। अच्छा, डेल्टा एच अगर प्लस एक्स है मतलब हीट यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है। जब हीट रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन में तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन को बोलते हैं। ओके, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अब देखो क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिएक्शन जो है ना उसी में हीट को भी लिख दिया जाएगा। तो रिएक्शन में हीट को कैसे लिखा जाएगा, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब याद रखना जो भी हमारे पास डेल्टा एच है उसको विद साइन, जो भी डेल्टा एच है उसको विद साइन हम रिएक्टेंट साइड लिख सकते हैं, विद साइन। ओके, यस वी ऑन दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो जो भी डेल्टा एच है उसको विद साइन हम रिएक्टेंट साइड लिख सकते हैं। तो रिएक्टेंट प्लस एक्स, ये एक्स क्या हो गया, हीट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्लस एक्स गिव्स प्रोडक्ट। तो ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब अगर तुम्हें ऐसे लिखा हुआ दिया है रिएक्शन जिसमें हीट भी दिया हुआ है साथ में, तो तुम बता सकते हो कि उस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, वही होगा जो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास हीट दिया होगा, विद साइन लेना, ठीक है। अच्छा, अगर इस हीट को उन्होंने रिएक्टेंट साइड ना लेके प्रोडक्ट साइड दिया है तो ऑब्वियसली साइन डिफरेंट रहेगा। तो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो अब इसको अगर मैं प्रोडक्ट साइड लेके जाऊंगा हीट को, मतलब प्लस एक्स वाले पार्ट को, तो माइनस एक्स हो गया। तो इसको प्रोडक्ट साइड हम ऐसे लिखें। ओके, तो याद रखना जो भी रिएक्शन का डेल्टा एच है वो एज इट इज मतलब विद साइन रिएक्टेंट साइड आएगा, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट साइड लिया है तो साइन अपोजिट। क्लियर है? तो कई बार तुम्हें रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो ऐसे ना देके, मतलब ऐसे ना देके नीचे जो है ना इनके फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो वहां से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है
कि रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है। ओके, तो जो भी डेल्टा एच है, नहीं नहीं सिद्धार्थ, ऑल आर एंडोथर्मिक। ये तीनों जो है एक ही है, ये तीनों रिएक्शन जो है वो एक ही है, डिफरेंट नहीं है। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच जो है प्लस एक्स है, तो उस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। यस निर्वेद, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का बताया ना, एक्सोथर्मिक में भी ऐसे ही रहेगा। ओके, तो एक्सोथर्मिक में क्या है, बस वहां पर साइन जो डेल्टा एच का साइन है वो क्या है, नेगेटिव है। तो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट एंड इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो मान लो माइनस वाई है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा एच का साइन क्या नेगेटिव है ना, मतलब ये रिएक्शन कैसा है, दिस इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने बोला जो भी डेल्टा एच है उसको विद साइन, मतलब जो साइन हमारे पास डेल्टा एच का है वही साइन के साथ हम रिएक्टेंट साइड ले सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें प्रोडक्ट साइड लेना है तो फिर प्लस हो जाएगा। समझाया, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है सबको। तो जो भी डेल्टा एच है उसको विद साइन हमें किधर लेना है, रिएक्टेंट साइड। ओके, जैसे लास्ट टाइम हमने डेल्टा एच का क्या था, प्लस एक्स था, तो विद साइन उसको रिएक्टेंट साइड ले सकते हो। एंड अगर प्रोडक्ट साइड लेना है तो उल्टा साइन। ठीक है, यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर देखो डेल्टा एच क्या माइनस वाई है, तो विद साइन उसको रिएक्टेंट साइड ले, एंड प्रोडक्ट साइड लोगे तो साइन चेंज। क्लियर है। अभी तो काफी है लोकेश। नहीं निर्वेद, सिद्धार्थ कुछ नहीं हो, निर्वेद कुछ लेक्चर अटेंड नहीं किया उसने, उसी का कुछ हो गया सबका। ठीक है, नाउ देखो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं टेक प्लेस
at high temperature that is on increasing temperature stability of product increases and of reactant decreases। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो हाई टेम्परेचर पर होते हैं, इसलिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक तरह से प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी एंड रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होगी। इसके अलावा एक्जोथर्मिक में केस उल्टा है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस at low temperature that is on increasing temperature stability of अब देखो यहां पर क्या है, ये लो टेम्परेचर जो है उस पर हमारे पास रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब लो टेम्परेचर पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, सो दैट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस एंड ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रख लेना। एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन होती जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब होती जाएगी। लेकिन एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पर हो रही है तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्चुअली बैकवर्ड रिएक्शन ना कि फॉरवर्ड। तो उसकी वजह से रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा और प्रोडक्ट का कम होगा।
चले आगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ जो है ये बताता है कि टेम्परेचर के साथ रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे चेंज होगा। ओके, तो वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे डेल्टा एच कैसे चेंज होगा। तो देखो मैं बोलता हूँ कि यार एट T1 टेम्परेचर डेल्टा एच मान लो डेल्टा H1 इसकी रिएक्शन का, एंड एट T2 टेम्परेचर डेल्टा एच की वैल्यू हो गई डेल्टा एच की। ठीक है, तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा। दिस इज किरचॉफ्स लॉ का, या फिर यहां से ऐसे भी बोल सकते हैं यार डेल्टा H2 जो है इट इज नथिंग बट डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp इंटू T2 माइनस T1। ओके, तो अगर हमें डेल्टा H1 की वैल्यू पता है, इसके अलावा डेल्टा Cp पता, डेल्टा Cp आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के Cp के थ्रू। तो डेल्टा H की वैल्यू पता है, डेल्टा Cp की वैल्यू पता है, एंड T1 एंड T2 पता है, तो ऑब्वियसली डेल्टा H2 भी मिल जाएगा ना। मतलब अगर हमें एक टेम्परेचर पर डेल्टा H पता है, दूसरे पर निकालना है तो निकाल सकते। तो किरचॉफ्स इक्वेशन या किरचॉफ्स लॉ यूज होता है यहाँ पर। यह Cp इज मोलार हीट कैपेसिटी वाला है, वो बता देंगे कि वो कैसे निकालना है, पहले लिख लो ये। ठीक है, हो गया सबका ना। नाउ डेल्टा Cp कैसे निकालना है, तो डेल्टा Cp निकालने के लिए हम करेंगे, तो हियर डेल्टा Cp इज इक्वल टू summation of stoichiometric coefficient into Cp of product minus summation of stoichiometric coefficient into Cp of reactant। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम डेल्टा Cp निकालेंगे। ओके, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का Cp अगर पता है तो वहां से डेल्टा Cp आ जाएगा। अब डेल्टा Cp आ गया, फिर क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है कि यार जो डेल्टा Cp है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट ये जो मैंने बताया ये यूज करने, लेकिन हो सकता है कि डेल्टा Cp जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन मिले तुम्हें। ठीक है, तो अगर वो टेम्परेचर का फंक्शन हुआ तो क्या करेंगे, तो इफ Cp इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देन, तो देखो ऐसे केस में ये फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा Cp dt T1 से T2। एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला तुम हर जगह लगा सकते हो, क्योंकि ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, ये वाली इक्वेशन ये इसी फॉर्मूले के थ्रू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर डेल्टा Cp टेम्परेचर का फंक्शन नहीं हुआ, मतलब Cp अगर टेम्परेचर का फंक्शन नहीं हुआ, हम बोल सकते हैं डेल्टा Cp टेम्परेचर का फंक्शन अगर नहीं हुआ तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा।
अगर ये बाहर आ जाएगा तो बस अंदर क्या बचेगा, dt बचेगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, लिमिट लगा के हो जाएगा t2 माइनस t1। तो फिर तो यही आ गया ना वो। ओके, तो बेसिकली टेम्परेचर का फंक्शन ये, तो ये वाला अप्लाई कर दो, और ये ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया इंटीग्रेशन वाले से ही आता है ये वाला भी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये वाला, ये तो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे टेम्परेचर का फंक्शन है या नहीं। अगर टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है तो बाहर आ जाएगा, और dt का t2 माइनस t1 हो जाएगा। अगर टेम्परेचर का फंक्शन है ऑब्वियसली फिर तो रख के इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक टेम्परेचर पर अगर हमें डेल्टा एच पता है तो दूसरे टेम्परेचर पर डेल्टा एच जो है हम निकाल। हो गया सबका? हो गया? ओके, नाउ क्वेश्चन करो। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 36 एंड 51। 36 एंड 51 करो।
एंट्रोपी वाला नहीं करना जानवी, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का डाउट है। रेवती चेक कर लो पीछे आंसर क्या है। वरुण कुछ मिस्टेक किया होगा, चेक करो।
ऑब्वियसली सिद्धार्थ, टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा एच सेम, मतलब डिपेंड थोड़ी करेगा, फिर तो सेम ही हुआ ना रिएक्शन का डेल्टा एच। लेकिन डेल्टा एच सेम कहाँ है, डेल्टा एच तो चेंज हो रहा है ना भाई। तो टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है ना, तो डेल्टा एच डिफरेंट रहेगा ना। क्वेश्चन में कहाँ दिया है कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो सिद्धार्थ तुम? 36 क्वेश्चन में 27 डिग्री दिया टेम्परेचर और 77 डिग्री दिया है, डिफरेंट टेम्परेचर दिए ना भाई। और 51 क्वेश्चन में भी दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं, एक 600 वाला है और एक 300 वाला है। कराएं क्या? नहीं वरुण, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से थोड़ी एटोमिसिटी चेंज होती है। वो तो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन है ना, वो तो मल्टीप्लाई होगा ना सीपी से। हाँ। नहीं प्रशांत, टी जो है वो 51 में टी जो है टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर थोड़ी, वो टेम्परेचर हुआ ना वो तो। मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था कि सीपी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देन, तो एक तरह से उसी पर बेस्ड है ना वो।
कराएं क्या? कराएं? तो पहले क्वेश्चन नंबर 36 ले लेते हैं। तो देखो वहां पर हमें जो रिएक्शन दी हुई है, वो क्या है? H2 हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl। ये रिएक्शन है। तो हमें इसका 27 डिग्री पर डेल्टा एच दिया है एंड 77 पर निकालना है। बाकी डेल्टा सीपी क्या है? तो सीपी ऑफ HCl माइनस हाफ ऑफ सीपी ऑफ H2 माइनस हाफ ऑफ सीपी ऑफ Cl। ठीक है, ये डेल्टा सीपी होगा। तो HCl का कितना है सीपी? HCl का सीपी है 6.80। H2 का सीपी क्या है? 6.82। एंड Cl2 का जो सीपी है वो क्या है? 7.7। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा सीपी जो है वो कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है -0.46। अब ये कैलोरी में आ रहा है, लेकिन हमें जो डेल्टा एच दिया वो किलो कैलोरी में दिया, तो इसके लिए क्या करेंगे? -0.46/1000 किलो कैलोरी। ठीक है, ये डेल्टा सीपी किलो कैलोरी में आ गया। नाउ डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1। व्हाट इज डेल्टा H1? -22.1 प्लस डेल्टा सीपी, that is -0.46/1000 into T2 minus T1। What is T2 minus T1? 50। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा H2 क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है 22 -22.123 किलो कैलोरी। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। क्लियर है सभी को?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है उसमें हमें रिएक्शन दी हुई है एंड 300 केल्विन पर डेल्टा एच दिया, 600 केल्विन पर डेल्टा एच निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 51, तो देखो वहां पर क्या दिया, A2 प्लस CB gives AB प्लस AB2। तो ये केल्विन कितना दिया, -100 किलो। CP क्या होगा इसका, तो डेल्टा प्लस CP ऑफ AB माइनस CP ऑफ A2 एंड माइनस CP ऑफ B का 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि B का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। तो इसका CP क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का CP डायटोमिक गैस है ना। तो डेल्टा CP क्या आया, तो AB2 क्या है, AB2 इज पॉली एटॉमिक गैस। उसका CP कितना दिया है, 8/5 अल्फा। स्क्रीन लैग हो रहा है, अभी भी लैग हो रहा है क्या, अभी ठीक है। हाँ, तो डेल्टा CP क्या है, CP ऑफ AB2, ठीक है। तो AB2 मतलब पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक क्या है, 8/5 अल्फा प्लस 4 बीटा टी। इसके अलावा -3 टाइम्स ऑफ बी मतलब मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक का कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा टी। सो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो ये हमारे पास डेल्टा CP आएगा, कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा बीटा टी माइनस 7 अल्फा/5। ठीक है, ये आ गया डेल्टा CP। अभी क्या करना है, अभी देखो हम देख सकते हैं कि डेल्टा CP इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब मैंने बोला कि वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, तो फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो डेल्टा एच एट 600 केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा एच एट 300 केल्विन, जो कि कितना हो गया, चलो अभी एज इट इज रहने देते हैं, डेल्टा एच एट 300 केल्विन प्लस डेल्टा CP दैट इज बीटा टी -7/5 अल्फा इंटू DT। एंड लिमिट कहां से कहां तक है यार, लिमिट है 300 से। टेम्परेचर का लिमिट क्या है, इसको थोड़ा अलग साइड में लिख देते हैं, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। इट इज 7/5 अल्फा। हाँ, और टेम्परेचर का लिमिट क्या है, टेम्परेचर का लिमिट है 300 से 600। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, अच्छा अल्फा और बीटा वगैरह वो सब जूल में है, तो लेकिन ये वाला किलो जूल में है। तो क्या करें, या तो इसको जूल में कर लो, या फिर ये जो जूल वाला इसको किलो जूल में कर लेंगे। ठीक है, मतलब डिवाइड बाय 1000 करना है हमें बात में। तो डेल्टा एच एट 600 केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा एच एट 300 केल्विन, मतलब -100 किलो जूल प्लस, मैं ऑलरेडी 1/1000 कर देता हूँ जिससे कि वो किलो जूल में हो जाए। अब देखो बीटा टी, बीटा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसमें बीटा तो क्या है, कांस्टेंट है। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, T²/2, है ना। तो T²/2 का आगे ले लिया 2, एंड लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 600 माइनस, मतलब T²/2 है ना, तो 2 आगे ले लिया 1/2, तो T² में लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो यह, ठीक है। इसके अलावा 7/5 अल्फा है तो कांस्टेंट है, वो आगे आ जाएगा। तो 1/1000 इंटू 7/5 अल्फा वो आगे आ गया। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 600 माइनस 300।
ठीक है, तो दैट्स इट, यहां से हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये था किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है डेल्टा। ठीक है, टेम्परेचर के साथ डेल्टा कैसे चेंज हो रहा है वो हम यहाँ पर देखें। हो गया सबका? ओके, ना आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है हीट ऑफ न्यूट्रल, इसको हम ऑब्वियसली डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन लिख सकते हैं, या डेल्टा एच एन ई यू टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। एन ई यू टी। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? तो जब ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो, ठीक है, तो इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of water is formed by neutralization reaction. The neutralization is called enthalpy of neutralization. ठीक है, जब 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा न्यूट्रलाइजेशन से, तो उस एंथैल्पी को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी चेंज को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन जो है में हीट रिलीज होता है हमेशा। ठीक है, सो न्यूट्रलाइजेशन हीट इज रिलीज, जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है तो हीट रिलीज होता है। देयरफॉर साइन ऑफ delta H neutralization is negative always. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है उसका साइन हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो एंथैल्पी क्या होता है, मतलब हीट क्या होता है? रिलीज होता है। तो जैसे हमने कंबसन क्या बताया था कि कंबसन में हमेशा हीट क्या होता है? रिलीज होता है। वैसे ही
न्यूट्रलाइजेशन में भी हमेशा क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो कम एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। हाँ, फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन। फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन। ओके, 1 मोल ऑफ वाटर जो है इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन। हो गया सबका? हो गया सबका? जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन देख सकते हैं 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन का अगर डेल्टा एच जो है वो -x है, तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो भी ऑब्वियसली -x ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि CH3COH है प्लस NaOH, ये CH3COONA प्लस H2O। तो डेल्टा एच मान लो इस रिएक्शन का -y है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी -y होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या फॉर्म हो रहा है भाई, यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है। ओके, तो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन ये है H2SO4 प्लस NaOH गिव्स
Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2। इस रिएक्शन का अगर डेल्टा H जो है वो माइनस जेड है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा बताओ? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा बताओ? देखो 2 मोल ऑफ H2O फॉर्म हुए यहाँ पर, 2 मोल ऑफ H2O फॉर्म हुए, तो 2 मोल ऑफ H2O फॉर्म हुए तो जेड रिलीज हुआ, जेड अमाउंट रिलीज हुआ। अगर 1 मोल फॉर्म होता तो जेड बाय 2 अमाउंट रिलीज होता। ठीक है, 2 मोल फॉर्म हुए तो ऑब्वियसली कितना रिलीज हुआ है? जेड रिलीज हुआ है। तो इसका हाफ मोल फॉर्म होता तो ऑब्वियसली हीट रिलीज भी क्या होता? हाफ होता। वैसे भी मैंने तुम्हें बताया ही है कि अगर किसी रिएक्शन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा एच भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ पर 1H2O है, सॉरी 2H2O है, लेकिन हमें क्या चाहिए? 1H2O चाहिए। ओके, तो 1H2O कब आ सकता है? जब इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करें? हाफ से मल्टीप्लाई करें। ओके, तो इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2H2 के बजाय क्या आ जाएगा? 1H2 आ जाएगा। तो डेल्टा एच भी ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई होगा? फिर हाफ से मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये वैसे देख सकते हैं यूनिटरी मेथड से कि यार 2 मोल ऑफ H2O जब बन रहा है तो जेड अमाउंट रिलीज हुआ, तो अगर 1 मोल बनेगा तो ऑब्वियसली जेड बाय 2 अमाउंट रिलीज होगा। क्लियर है सभी को? तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जब 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म होता है तो जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज है उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। हो गया सबका? यस वरुण। नाउ देखो इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ strong acid and strong base, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl plus NaOH gives NaCl plus H2। अब देखो आगे तुम थोड़ा और पढ़ोगे डिटेल में कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो फुली आयनाइज होते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्या होते हैं? फुली आयनाइज्ड होते हैं। इसलिए अब देखो, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है उनको पूरी तरह आयनाइज फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो HCl को मैंने लिख दिया H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, NaOH को लिख दिया Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसके अलावा सॉल्ट जो है ये भी फुली आयनाइज्ड है, तो NaCl को हमने लिख दिया Na पॉजिटिव प्लस Cl प्लस H2O।
तो देखो इफेक्टिव रिएक्शन यहाँ पर क्या है, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल आउट, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल आउट। तो जो इफेक्टिव रिएक्शन है वो क्या आई हमारे पास, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स H2। तो जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज होंगे, दोनों मतलब स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इफेक्टिव रिएक्शन यही आएगी। तो इफेक्टिव रिएक्शन अगर यही आएगी तो डेल्टा एच की वैल्यू भी तो सेम ही रहेगी ना, बिकॉज हर बार तो यही रिएक्शन आने वाली है मेन। तो ठीक है, तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो मतलब रिएक्शन तो यही हो रही है। बाकी तो अपने पास एज इट इज है, मतलब ऐसे केस में क्या होता है, सॉरी OH नेगेटिव, हाँ। तो ऐसे केस में अपने पास क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो बस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही कर रहे हैं, बाकी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे ही सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, उनका रिएक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो डेल्टा एच की वैल्यू ऐसे केस में फिक्स आती है। ओके, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है ना, इट इज -57.1 किलो जूल या फिर -13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, ये रहता है। हाँ, ऊपर वाली रिएक्शन जो हमने लिखी है उसका भी डेल्टा एच यही रहेगा। ओके, तो मतलब फिर से लिख देता हूं मैं, तो HCl, मतलब जब भी हम इसको ऐसे लिख दो कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या देंगे, सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर। तो जो डेल्टा एच है उसका वैल्यू यही रहता है, मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ना वो क्या होगा, -57.1 किलो जूल या फिर -13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, नाउ अब देखो जब भी हमारे पास वीक एसिड या वीक बेस आ जाएगा तो ऐसे केस में क्या है, हीट रिक्वायर्ड होगी उसे आयनाइज करने के लिए। ओके, तो इफ एनी ऑफ दीज इज वीक देन heat is required to ionize
then which is called heat of ionization or dissociation। ठीक है, तो कुछ हीट रिक्वायर्ड होगी उन एसिड या बेस को आयनाइज करने के लिए, जिसे हम हीट ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन बोलेंगे। दैट इज लेस अमाउंट ऑफ हीट is released in the case of weak acid or weak base। ठीक है, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो है उनका क्या हो सकता है, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज Q माइनस 57.1 किलो जूल या फिर माइनस 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पर Q जो है वो क्या है, Q इज हीट ऑफ, Q क्या होगा, हीट ऑफ आयनाइजेशन। ओके, सो जब भी हमारे पास वीक एसिड या वीक बेस आ जाएगा तो वहां पर कुछ हीट जो है रिक्वायर्ड होगी आयनाइज करने के लिए। ओके, तो पहले से कम हीट रिलीज होगा। ओके, सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है इनके लिए, वीक एसिड और वीक बेस के लिए क्या होता है, 57.1 किलो जूल से कम या 13.7 किलो कैलोरी से कम, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड या वीक बेस आ गया, इसको पहले आयनाइज करना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आयनाइज होंगे। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो ऑलरेडी आयनाइज होंगे, तो उनका हीट ऑफ आयनाइजेशन जीरो होगा, उन्हें आयनाइज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हो गया सबका। हाँ वरुण, नहीं सिद्धार्थ, जरूर नहीं, दोनों वीक, कोई भी एक वीक होगा ना, लिखा है ना, इफ एनी ऑफ दीज इज वीक। ठीक है, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। फिफ्टी नाइन, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का 59। याद रखना वहां पर NH4OH जो है ना उसका अलग है, NH4OH का बेस है, NH4OH क्या बेस है, तो उसका किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो रिएक्शन है उसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया। ऐसे ही HF जो है वो एसिड है, उसका ये वीक एसिड है। ठीक है, HF जो है एसिड है,
इसका किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन, दो अलग अलग रिएक्शन का है वो। ओके, ऐसा नहीं कि आपस में रिएक्शन कर दिया हो। ठीक है, तो यहां से भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है एंड इधर से भी सॉल्ट एंड वाटर। तो दोनों का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमें दिया हुआ है, और दोनों का हीट ऑफ डिसोसिएशन या हीट ऑफ आयनाइजेशन निकालना। आया आंसर किसी का? कोई भी हो सकता है, HCl ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड या कुछ भी ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है दूसरा बस। हाँ, दोनों कोई भी ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लिया। तो इसका देखो क्या दिया है, इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या दिया है, -51.5। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा Q - 57.1। बताया कि नहीं बताया? ओके, तो यहाँ से Q कितना आ गया भाई, Q आ गया यहाँ से 57.1 - 51.5, कितना हुआ है, ये हो गया 5 ओके। तो NH4OH का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या, सॉरी हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या आ गया, 5.6। अब सिमिलरली सेकंड वाले में क्या है, अच्छा देखो जैसे मैंने बताया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होगा, तो उन्होंने पॉजिटिव भी दिया है तो भी हमें उसे नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर रिलीज ही होगा। तो -68.6, नाउ इट शुड बी इक्वल टू Q - 57.1। तो यहाँ से Q क्या आएगा, तो Q इज इक्वल टू -68.6 एंड +57.1। तो कितना आ गया ये, दिस इज माइनस 11.5, यस -11.5। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये करेंगे। ओके, नाउ चलो होमवर्क नोट कर लो।
फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, सिक्सटी वन, 63, बाकी तो सारे पहले कराई दिए, दे दिए होमवर्क में। देन 69, 70, 72, 76, 78, 79। एंड सब्जेक्टिव में 50, 54, ठीक है, 50, 50। तो ये होमवर्क है, करके आओ, ठीक है। तो लेक्चर एंड करते हैं।